Welcome students. Today we are studying about kingdom fungi. Let's start now. आप सब जानते ही हैं कि किंगडम फंजाई में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के सारे हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ये एक काफ़ी यूनिक किंगडम है जिसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट भी है डाइवर्स बिल्कुल, यानी अलग अलग जगहों पर ये पाए जा सकते हैं और इनके शेप्स स्ट्रक्चर्स भी बिल्कुल वेरियस मॉर्फोलॉजी के आपको देखने को मिलते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि जो ब्रेड होती है या रॉटन फ्रूट्स होते हैं उनके ऊपर कॉटन के जैसा या है ना, जैसे वेलवेटी कॉटन के जैसा मांस कुछ आप दिखाई देख पाते हो जब वो स्पॉइल हो रहा होता है, तो दैट इज़ फंजाई। तो फंजाई इस तरह से आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। सड़ते हुए फलों में भी आपको देखने को आराम से मिल जाएगी। आप जो मशरूम खाते हो, कई लोगों ने खाया होगा, तो वो मशरूम क्या है एक्चुअल में? वो फंगस है ना। और जो टोड स्टूल्स हैं, है ना, टोड स्टूल्स क्या होते हैं? पॉइजनस होते हैं। तो ये जो मशरूम्स होते हैं ये तो यूजुअली हम लोग ये लोग खा लेते हैं, हम लोग एडिबल होते हैं। बट जो ये टोड स्टूल्स होते हैं मोस्टली दीज आर पॉइजनस। तो ये भी फंगस है। मस्टर्ड प्लांट जो है, सरसों का जो प्लांट है, उसकी जो लीव्स होती हैं उसके ऊपर वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं जब उसके अंदर डिसीज आती है। ठीक है ना। तो ये किसकी वजह से होती है? फंगस की वजह से, जो पैरासाइट की तरह उसकी लीव्स के ऊपर अटैक कर देती है। आपने ईस्ट का नाम भी सुना होगा। ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर फंगस है। इसका इस्तेमाल ब्रेड मेकिंग में और बियर बनाने में किया जाता है, यानी बेकर्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है और ब्रूअर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारी फंजाई हैं जो प्लांट्स में और एनिमल्स में डिसीज कॉज करते हैं, है ना। जैसे कि वीट के अंदर रस्ट होता है, तो उसको कौन कॉज करता है? पक्सिनिया, पर्सिनिया ग्रामिनिस causes rust in wheat. ओके। कुछ ऐसे फंगस भी हैं जिससे एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम। तो पूरा नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन। तो जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है उसको हम पेनिसिलियम नोटेटम से ऑब्टेन करते हैं। फंजाई पूरी दुनिया में आपको देखने को मिल जाएगी अलग अलग जगहों पे, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल्स, प्लांट्स, सबके सरफेसेस पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। इनकी जो प्रेफरेंस है वो है वार्म हैबिट। जो वार्म हैबिटेट है वहाँ पर ये प्रेफर करते हैं। ह्यूमिडिटी हो तो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो मतलब ये है कि ये मिलेगी तो आपको सब जगह, लेकिन ये वार्म और ह्यूमिड हैबिटेट के अंदर अच्छे से तेजी से प्रेफर करती है ग्रो करना। इसीलिए आपने कभी अगर देखा हो कि फूड को बचाने के लिए स्पॉइलेज से हम उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तो रीज़न क्या है वाई वी कीप फूड फॉर लॉन्ग टाइम इन रेफ्रिजरेटर? बिकॉज रेफ्रिजरेटर में रखने से जो रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर होता है वो लो होता है, और लो टेम्परेचर पर जो एंजाइम्स हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, है ना। किसके? बैक्टीरिया के और फंगस के। और जब बैक्टीरिया और फंगस इनके एंजाइम्स इनएक्टिवेटेड हो जाते हैं या लेस फंक्शनल हो जाते हैं, ऐसे में जो इनका रिप्रोडक्शन है वो बहुत स्लो हो जाता है या नहीं होता। तो इस तरह से फिर क्या होता है, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस जो है वो घट जाते हैं, तो हमारा फूड जो है बड़ी देर में ख़राब होता है। तो दैट इज़ द रीज़न वी वाई वी कीप दीज food materials, edible food materials in the refrigerator for long duration. With the exception of yeasts, which are unicellular, fungi are filamentous. तो देखिए जितनी भी फंजाई हैं ईस्ट के अलावा अगर आप देखें तो ये कैसी होती हैं? फिलामेंटस होती हैं। लॉन्ग फिलामेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, फंगल फिलामेंट्स। ठीक है ना। एंड
इनकी बॉडी के अंदर आपको बहुत सारे हाइफे मिलेंगे, ठीक है ना। और उन हाइफे का जो नेटवर्क है उसको हम क्या बोलेंगे, माइसीलियम। जैसे कि सपोज किसी सरफेस पर इस तरह ये हाइफे फैले हुए हैं फंगस के, तो किसी एक इंडिविजुअल हाइफ थ्रेड को तो हम हाइफे बोलते हैं, ठीक है ना। दीज आर हाइफे, दीज टू, ओके। बट अगर हम पूरा नेटवर्क ले लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं माइसीलियम, ओके। नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड एज माइसीलियम। तो अगर हम इन हाइफेज को देखें तो ये कंटिन्यूअस ट्यूब्स होती हैं फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। देख लीजिए कुछ ऐसे फंगस होते हैं, जैसे हाइफा मैंने ये ले लिया, एक हाइफा है। इस हाइफे के अंदर अगर इस तरह से मैंने बहुत सारे न्यूक्लियाई बना दिए, ठीक है, लेकिन बीच में कोई वॉल नहीं बनाई है इनके, तो इट मीन्स ये कैसा हाइफा है, सिनोसिटिक हाइफा, ठीक है। तो सिनोसिटिक हाइफे क्या होते हैं, सिनोसिटिक हाइफे के अंदर आपको जो हाइफा होता है उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई मिलेंगे, लेकिन बीच में कोई वॉल नहीं मिलेगी, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म हो जाता है। इसका मतलब भाई साइटोप्लाज्म कहाँ है, साइटोप्लाज्म तो ये है सराउंडिंग द न्यूक्लियस। तो ये जो साइटोप्लाज्म है ये आपस में जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म सराउंडिंग द न्यूक्लियस, ओके। और दूसरे काइंड के जो हाइफे होते हैं वो सेप्टेट होते हैं, इट मींस उनके बीच में क्रॉस वॉल्स होती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी आपके सामने ड्रॉ करता हूँ एक दूसरा, सपोज दिस इज द अनदर हाइफा, दिस, एंड these are the nuclei, and we see the cross walls also, some cross walls are there. So this kind of hyphae is known as septate hyphae. तो ये जो सिनोसिटिक होना या सेप्टेट होना है ना, ये दो प्रकार के नाम आपके सामने हैं, सिनोसिटिक एंड सेप्टेट। तो इसके हेल्प से हम फंगस को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। फंगल क्लासिफिकेशन में इसका काफी रोल है। जो फंगस होती है उसका जो सेल वॉल होता है वो काइटिन और दूसरे पॉलीसेकेराइड से बना होता है। तो काइटिन का नाम हमने पढ़ा था जब हमने किंगडम विटाकर, जो विटाकर ने 5 किंगडम्स बनाए थे उसकी स्टडी कर रहे थे, तब हमने ये पढ़ा था कि काइटिन से फंगस का सेल वॉल बनता है। तो यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है। और कुछ दूसरे पॉलीसेकेराइड्स हैं जो इसके सेल वॉल को बनाने में हेल्प करते हैं। Most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from the dead substrates and hence are known as saprophytes। तो आपको पता ही है कि फंगस जिस भी सरफेस पर ग्रो करते हैं वहाँ पर वो एंजाइम्स रिलीज करते हैं। सपोज ये फंगल हाइफे है और ये सपोज किसी एक ब्रेड के पीस के ऊपर है, ठीक है ना। तो क्या होगा, इसके बॉडी से एंजाइम्स रिलीज होंगे और वो एंजाइम्स क्या करेंगे, धीरे धीरे डिग्रेड करते चले जाएंगे ब्रेड को, और फिर वहाँ से वो जो सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको ये फंगस एब्जॉर्ब कर लेगी अपनी बॉडी के अंदर, एंड सो दे गेन न्यूट्रिशन, ओके। सो दे आर हेटेरोट्रॉफिक इन दिस सेंस। ऐसी फंगस भी होती हैं जो किसी लिविंग प्लांट या एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं अपने फूड के लिए, और उसकी बॉडी के साथ अटैच होकर के दे गेट फूड। तो यहाँ पर हम उनको क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स। कुछ ऐसे फंगस भी होते हैं जो सिम्बायोन्ट्स की तरह रहते हैं, जैसे कि लाइचिन्स। जैसे लाइचिन्स जो होते हैं वो किसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशन शो करते हैं, एल्गी, है ना। तो व्हेन फंगस, फंजाई प्लस एल्गी, जब हम देखेंगे ये कॉम्बिनेशन, बोथ आर हेल्पिंग ईच अदर, ओके, तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, लाइचिन। दिस, ये डुअल ऑर्गेनिजम्स हैं, डुअल यानी दो ऑर्गेनिजम्स हैं अलग अलग, है ना, और दोनों मिलके रहते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, तो इस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, लाइचिन।
दूसरा केस है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब है म्यूचुअल हेल्प, ठीक है ना, दे प्रोवाइड हेल्प टू ईच अदर। तो सेकंड केस हमने देखा यहाँ पर माइकोरिजा। माइकोरिजा में क्या होता है, फंजाई गेट्स एसोसिएटेड विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ओके, विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो ऐसे केस में इट इज कॉल्ड एज माइकोरिजा। तो माइकोरिजा के लिए अगर हम देखें तो माइकोरिजा में दो टाइप्स हम दे सकते हैं, एक्टोमाइकोरिजा एंड एंडोमाइकोरिजा। एक्टोमाइकोरिजा resides usually on the surface of roots. Suppose this is the root, okay, ये रूट है और ये रूट हेयर्स हैं सपोज। तो जो एक्टोमाइकोरिजा है वो ज़्यादातर कहाँ रहता है, सरफेस पर रहता है रूट के, ओके। इस तरह से फंगस का एसोसिएशन प्लांट के रूट के सरफेस पर होता है। लेकिन जो एंडोमाइकोरिजा है उसका क्या होता है, एंडोमाइकोरिजा यूजुअली, सपोज दिस इज द रूट, these are the root hairs, okay, तो एंडोमाइकोरिजा गोज इन, बाहर सरफेस से अंदर भी चली जाती है कॉर्टेक्स में। तो इस तरह से एंडोमाइकोरिजा होती है। तो इस तरह से वो एसोसिएटेड रहती है इसके साथ, रूट के साथ, और एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो जाता है। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है फंगस में। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स। अब वेजिटेटिव मीन्स क्यों अलग से बोला गया है, देखिए वेजिटेटिव मीन्स में वेजिटेटिव पार्ट्स का यूज हो रहा है रिप्रोडक्शन में, है ना। जैसे कि जो हाइफे हैं अगर वो टुकड़ों में टूट जाएं, सपोज दिस इज अ हाइफे, these are hyphae, fungal hyphae, and these fungal hyphae are now broken down into fragments. Then these fragments can alone develop on a surface and can produce new mycelium. तो ये फंगल हाइफे अलग होके माइसीलियम बना सकते हैं, तो उसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। फिजन का एक मेथड है जो कि आपने देखा है ईस्ट में नहीं, जो आपने देखा है कि फंगस के फंगल हाइफे में ही हो सकता है। तो फंगल हाइफे में जो इंडिविजुअल सेल्स हैं दे कैन आल्सो डिवाइड बाय फिजन। एंड जो ईस्ट का प्रोसेस है, ईस्ट में आप देखेंगे बडिंग होती है, तो इट मीन्स बड फॉर्मेशन हो सकती है सरफेस पर, जैसे ईस्ट में होती है। ईस्ट का जो सेल होता है उस पर प्रोटोबरेंस डेवलप होता है, धीरे धीरे फिर ये प्रोटोबरेंस बड़ा हो जाता है, और फिर क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड होकर के सेपरेट हो जाता है, एंड धीरे धीरे जो है हमारा जो बड है वो डिटैच हो जाता है सरफेस से। तो इस तरह से बडिंग टेक प्लेस, है ना, इस तरह से बडिंग होती है। आगे पढ़ेंगे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और ये स्पोर्स जो होते हैं इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि कोनिडिया। कोनिडिया जो होते हैं वो फंगल हाइफे के, सपोज ये फंगल हाइफे है तो उसके सरफेस पर बनते हैं इस तरह से, दीज आर द कोनिडिया, और ये अलग हो जाते हैं फिर उसके बॉडी से, फंगल हाइफे के, है ना। तो कोनिडिया हो सकते हैं, या स्पोरेंजियोस्पोर्स हो सकते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं, ये स्पोरेंजियम में बनते हैं, जो बॉल लाइक फ्रूटिंग बॉडी होती है, और इसके अंदर हम देखते हैं बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। या फिर जूस्पोर्स हो सकते हैं। जूस्पोर्स जो होते हैं ये इस तरह से मोटाइल होते हैं, उनके पास फ्लैजिला होती है, और ये एक्वेटिक फंजाई में रिप्रोडक्शन के टाइप पर बनते हैं। तो इस तरह से स्पोर्स के कुछ नाम हैं। कोनिडिया which are formed on the surface at the ends of the hyphae, sporangiospores which are formed in the ball like sporangia, and zoospores which are actually motile and released by the fungi for asexual reproduction in the water. वहीं अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है,
It takes place by the help of oospores, ascospores and basidiospores. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फंजाई की अलग अलग क्लासेस हैं, यानी फंजाई को अलग अलग क्लास में हमने क्लासिफाई किया है, तो इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर ये देखिए, ये तो वहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग स्पोर्स का नाम उनकी क्लासेस के अकॉर्डिंग ही रखा जाता है। ये वो स्पोर्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और ये स्पोर्स बनते कहाँ पर हैं? ये बनते हैं फ्रूटिंग बॉडीज़ में। तो यहाँ यानी जब रिप्रोडक्शन कंप्लीट होने वाला होता है तब फ्रूटिंग बॉडीज़ जो हैं वो स्पोर्स को अपने से रिलीज़ कर देती हैं और आगे चल के वो स्पोर्स एक नए फंगल हाइफे को डेवलप करते हैं। जब कभी भी हम फंगस का सेक्सुअल साइकिल देखेंगे तो उसमें हमें ये देखेंगे कि इसमें हो सकता है कि दो मोटाइल गैमेट्स आपस में फ्यूज़ हों या नॉन मोटाइल गैमेट्स आपस में फ्यूज़ हों। ठीक है, जब भी फ्यूज़न होगा गैमेट्स का तब आप देखेंगे कि प्लाज्मोगेमी होगी। सबसे पहले प्लाज्मोगेमी का मतलब है फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो अगर दो हमारे गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं सपोज, तो सबसे पहले क्या होगा, ये अंदर क्या है, देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस है, ठीक है ना, और बाकी सब क्या है, साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। तो क्या होगा कि सबसे पहले तो इनका फ्यूज़न होगा, प्रोटोप्लाज्म का आपस में मिक्स होगा। सेकंड स्टेप होगा, जब प्रोटोप्लाज्म मिक्स हो जाएगा उसके बाद जो हमारे न्यूक्लियाई हैं ये आपस में फ्यूज़ होने चाहिए, तो उसको बोलेंगे फिर कैरियोगेमी। एंड कैरियोगेमी होने के बाद आप देखेंगे दो सेट्स हो जाएंगे। जो हमारा नया सेल बनेगा उसके अंदर जो ये कैरियोगेमी हो चुकी है न्यूक्लियस में, यहाँ पर अब हमारे पास क्रोमोसोम्स के दो सेट्स हो जाएंगे, तो उसको 2n हम डिनोट करते हैं। तो ये डाइप्लॉइड कहलाता है, ठीक है ना, डाइप्लॉइड। डाइप्लॉइड मतलब टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। देखिए एक सेट यहाँ था, एक सेट यहाँ था, ये n था, ये भी n था। तो जब इसका फ्यूजन हो जाएगा तो फिर आप देखेंगे कि डाइप्लॉइड सेल फॉर्म हो जाएगा। तो ऐसे केस में जाइगोट हमारा कैसा हो गया, डाइप्लॉइड। अब हमारी फंगस के जो हाइफे होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब सिंगल एन, यानी वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है उनके पास। तो अगर हम एक डाइप्लॉइड सेल बना रहे हैं फ्यूजन करके, डाइप्लॉइड सेल, ओके, जो कि 2n डिनोट हो रहा है, ओके, तो इसको दोबारा से अगर हमें हैप्लॉइड बनाना है तो हमें कौन सा डिवीजन कराना होगा, रिडक्शन डिवीजन, जिसको हम मियोसिस कहते हैं, ठीक है ना। ऐसा करने पर हम जो डॉटर सेल्स फॉर्म करेंगे उन डॉटर सेल्स में देखेंगे हम हैप्लॉइड कंडीशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो जाइगोट है इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा और फिर दोबारा से हमारे पास जो है हैप्लॉइड स्पोर्स आ जाएंगे। इस तरह से होगा क्या कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो मिक्स भी हो जाएगा और उसके बाद एक आप मियोसिस करा करके वेरिएशन क्रिएट कर दोगे और नए नए स्पोर्स आपके सामने आ जाएंगे। तो ये सेक्सुअल साइकिल होता है फंगस में जो आप अलग अलग तरीके से होते हुए देखते हैं। तो जब कभी भी एक फंगस रिप्रोड्यूस करती है सेक्सुअली, तो आप देखेंगे कि कोई दो हैप्लॉइड हाइफे आपस में मेट करते हैं या आपस में एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और उसके बाद फिर वो एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया है कॉम्पैटिबल। कॉम्पैटिबल का मतलब है, देखिए ध्यान से, सपोज दिस इज अ हाइफा, दिस इज अ हाइफा, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज दिस वन, दिस इज द सेकेंड वन सपोज, ओके। तो यहाँ पर मैं इसको पॉजिटिव बोलता हूँ तो इसको नेगेटिव बोल देता हूँ। इसका मतलब क्या है, एक को मैंने पॉजिटिव बोला और एक को नेगेटिव बोला। इसका मतलब दीज टू आर डिफरेंट जेनेटिकली, दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकेंड वन। दो अलग अलग हाइफे हैं, सपोज किसी सरफेस पर, सपोज ब्रेड के सरफेस पर हैं, और अब इनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा। तो वो कब होगा, वो तब होगा जब ये कॉम्पैटिबल होंगे। कॉम्पैटिबल का मतलब इनके जीनोटाइप्स या इनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट होगा। ऐसे केस में ही ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो कॉम्पैटिबल का मतलब आपके समझ में आ गया होगा।
तो होगा क्या कि ये आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूजन करेंगे। तो सपोज इस तरह से इनके सरफेसेस कांटेक्ट में आ जाएंगे और फिर आगे चल के इनका फ्यूजन स्टार्ट होगा, जिसमें हमने स्टेप्स पढ़े थे। कौन कौन से स्टेप्स थे वो? पहला स्टेप्स था प्लाज्मोगेमी, फिर क्या था? कैरियोगेमी, एंड लास्ट में क्या था? मियोसिस। ये सब चीजें होती हैं, है ना। लेकिन इन चीजों के जो होने का तरीका है वो अलग अलग हो सकता है ना। यानी ड्यूरेशन अलग अलग हो सकता है एक तरीके से। वो अभी हम पढ़ेंगे कैसे। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो दो कॉम्पेटेबल हाइफे जो कि हैप्लॉइड हाइफे हैं, दे कम टुगेदर एंड दे फ्यूज। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन द डाइप्लॉइड सेल्स। यानी कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जिनमें तो तुरंत डाइप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी सपोज दिस इज द फर्स्ट सेल एंड दिस इज द सेकंड सेल, ओके। व्हेन दे फ्यूज विथ ईच अदर, इनके गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं सपोज, तो क्या होगा? दिस कॉमन सेल इज फॉर्म नाउ एंड यहाँ पर 2n कंडीशन एकदम से आ गई, ठीक है। However, in other fungi जैसे कि एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस में और बेसिडियोमाइसिटिस में क्या होता है? एक इंटरवीनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज आती है जिसे n+n कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि जो दो न्यूक्लियस हैं वो आपस में फ्यूज नहीं होते हैं और काफ़ी अलग अलग हो जाते हैं, है ना। फ्यूज नहीं होते। प्लाज्मोगेमी तो हो गई है, एक सेल बन गया है दोनों सेल्स के फ्यूज होने पर। लेकिन प्लाज्मोगेमी के हो जाने के बाद भी दोनों न्यूक्लियस अभी अलग अलग हैं और लंबे समय तक अलग अलग ही हैं, फ्यूज नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? n+n बोलेंगे। n किसको डिनोट कर रहा है? इस वाले न्यूक्लियस को। और ये वाला n किसको डिनोट कर रहा है? दूसरे वाले न्यूक्लियस को। तो n+n कंडीशन है यहाँ पर, है ना। तो इस कंडीशन को ओवरऑल हम क्या बोलेंगे? डाइकैरियन। डाइकैरियन। और इस फेज को, इस फंगस के जीवन के इस फेज को हम बोलेंगे डाइकैरियोफेज। फंगल लाइफ साइकिल में डाइकैरियोफेज चल रहा है, मतलब जो हाइफे है उसमें कैसी कंडीशन है? डाइकैरियन कंडीशन है, n+n कंडीशन वहां पर है। ये कंडीशन हमेशा नहीं रहेगी। कुछ समय बाद क्या होगा कि ये न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाएंगे, डाइकैरियोफेज खत्म होगा और ये न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाएंगे और अब हमारा जो सेल है वो डाइप्लॉइड बन जाएगा। और उसके बाद फिर आप देखेंगे फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन होगा, उनके अंदर रिडक्शन डिवीजन होगा और फिर हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। तो मतलब हमारे सामने ये बात समझ में आई हमें कि कुछ फंगस हैं जो कि फाइकोमाइसिटिस ग्रुप में होती हैं, ध्यान रखिएगा। वो क्या करते हैं? इमीडिएटली दे फॉर्म द डाइप्लॉइड सेल्स। इमीडिएटली दे फॉर्म द डाइप्लॉइड सेल्स। बट जो एस्कोमाइसिटिस में और बेसिडियोमाइसिटिस में फंगस होती हैं उनमें क्या होता है? दे यूजुअली दे डू नॉट फॉर्म डाइप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली, ओके। दे हैव डाइकैरियोफेज इन देयर लाइफ साइकिल। तो यहाँ पर हमारे ये समझ में आया कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा फंजाई का तो कुछ इस प्रकार से होगा। तो अगर हम फंगस का क्लासिफिकेशन करते हैं, है ना, तो उसमें हम क्या क्या देखते हैं? देखो, उसमें हम मॉर्फोलॉजी देखते हैं, माइसीलियम कैसी है, स्पोर फॉर्मेशन किस प्रकार से होगा, फ्रूटिंग बॉडी कौन सी बनेगी, इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। और फिर हम फंगस को डिवाइड करते हैं अलग अलग क्लासेस में। तो कौन कौन सी क्लासेस में डिवाइड करते हैं, किस तरह से उसका क्लासिफिकेशन होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही।